हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे इशारे इश्क का एपिसोड नंबर 6। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मशाइम और महविश बेगम कुछ देर पहले ही अंसारी हाउस पहुंचे थे। रुहेल अंसारी बहुत मशहूर वकील थे। उनका बंगला बेहद शानदार था, जो मॉडर्न तर्ज का बना हुआ था। बंगले की फ्रंट साइड पर बहुत खूबसूरत और मुनासिब साइज का लॉन था, जिसमें मुख्तलिफ फूल लगे हुए थे, जो लॉन की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। बंगले की बैक साइड पर स्विमिंग पूल था, जहाँ से दूसरी मंजिल को जाती बहुत स्टाइलिश सी सीढ़ियाँ थी। बंगले की बैक और फ्रंट एंट्रेंस बहुत खूबसूरत थी। अंदर से भी सब कुछ बहुत स्टाइलिश था। ये बंगला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद खूबसूरत था। मार्बल का फ्लोर, अमेरिकन वुडन वर्क, मिरर स्टाइलिंग, ये रुहेल अंसारी ने अपने दोनों बच्चों ईशा और रायान और अपनी वाइफ सादिया अंसारी की मर्जी के मुताबिक बनवाया था। अस्सलाम वालेकुम खाला। मशाइम सादिया अंसार को किचन में मेड के साथ डिनर की तैयारी में मसरूफ देखकर दबे कदम चलती हुई उनके पास जाती, उन्हें पीछे से हक करती मोहब्बत से बोली थी, वालेकुम अस्सलाम मेरी शहजादी बेटी, इतनी लेट क्यों हो गई और रायान को क्यों मना कर दिया कि वो पिकअप करने ना आए। सादिया अंसारी मशाइम के सर को चूमती हुई उसके गाल पे हाथ रखती अपने नर्म लहजे में उसे इफ्तिसार करने लगी। खाला भाई काम में बिजी होते हैं, उन्हें बार बार डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम कैब में आ गए। आप छोड़े ना उन फजूल बातों को, और ये देखें केक सही है ना, ईशा को पसंद आ जाएगा। वो सादिया अंसारी के हाथों को बारी बारी चूमती अब उन्हें उस चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी केक की तरफ मुतवज्जा कर रही थी, जो उसने ईशा के लिए कस्टमाइज बनवाया था। इट लुक सो यमी, उसे ज़रूर पसंद आएगा। सादिया अंसारी दिल से केक की तारीफ करती मशाइम के सर पर हाथ फेरती अब उसके साथ ही किचन से बाहर निकल रही थी। उनकी छोटी बहन महविश अंसारी आज काफ़ी टाइम बाद उनके घर आई थी। वो जब से पाकिस्तान शिफ्ट होते हुए थे, आज दूसरी दफ़ा वो अपने बहन के घर आई थी, वरना उनका सारा टाइम उनके शौहर सालार साहब के साथ ही गुजर जाता था। हाँ, मशाइम का आना जाना लगा हुआ था। उसे कभी ईशा अपने साथ ले आती थी तो कभी रयान। उन सबकी अच्छी बॉन्डिंग थी। आज अंसारी फैमिली का बहुत ग्रैंड डिनर था। आप ही क्या बिलाल भाई नहीं आएंगे डिनर पर? वो अभी तक नहीं आए। महविश बेगम अपनी बहन सादिया अंसारी से मिलने के बाद उन दोनों के बड़े भाई बिलाल अंसारी के मुतालिक इफ्तिसार करने लगी। भाई आ रहे हैं वलीद के साथ, वो रास्ते में है। सादिया अंसारी अपनी बहन के साथ सोफे पे बैठती हुई बोली थी। अंसारी फैमिली बेहद मॉडर्न, एजुकेटेड और छोटी सी थी। महविश बेगम 3 बहन भाई थे। सबसे बड़े बिलाल अंसारी थे, जो एक काबिल बिजनेसमैन थे। उनका एक ही बेटा था, वलीद अंसारी। बैरून मुल्क से अपनी स्टडी कंप्लीट करके कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान आया था और अपने डैड बिलाल अंसारी के साथ बिजनेस संभाल रहा था। बिलाल अंसारी के बाद सादिया अंसारी का नंबर आता था, वो दूसरे नंबर पर थी। सादिया अंसारी की शादी उनके कज़न रुहेल अंसारी से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे, ईशा और रयान। सबसे आखिर में महविश अंसारी का नंबर आता था। वो अपने दोनों बहन भाई से उम्र में बहुत छोटी थी और उनकी शादी ख़ानदान से बाहर सलार साहब से हुई थी। उनकी एक ही बेटी शरारती सी मशाइम थी। रुहेल अंसारी की एक छोटी बहन थी, आलिया अंसारी, जो जवानी में ही बेवा हो गई थी। उनकी भी एक ही बेटी थी, महरमा अंसारी, जिसकी उम्र 25 साल थी। आलिया अंसारी की नीलम की शादी बिलाल अंसारी से हुई थी। इस तरह पूरा अंसारी ख़ानदान एक ही दूसरे से बेहद करीबी रिश्तों में जुड़ा हुआ था। खाला, ईशा का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? दोपहर से मैं उसे कॉल कर रही थी, बंद आ रहा था। मशाइम मिरर सेल्फी लेकर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करती हुई सादिया अंसारी से बोली थी। वो बेबी पिंक कलर की ऑफ शोल्डर शर्ट टॉप के साथ वाइट पैंट पहने हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी लचकदार खूबसूरत जिस्म, खून गरमा देने वाली शेप किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जह करने का हुनर रखती थी। वो कम उम्र थी, 18 साल की, 2 माह बाद होने वाली थी, लेकिन उसका जिस्म बड़ा बड़ा सरापा बहुत दिलकश था। उसके चेहरे पर भला की मासूमियत थी, जो उसकी कम उम्री किसी पर भी वाज़ेह कर देती थी। मशाइम ने अपने सुनहरी बालों पर लूज कर्ल्स डालकर हाफ पूनी टेल बनाई हुई थी। उसकी हेज़ल आंखें काजल से कातिलाना लग रही थीं। उनकी गहराई किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती थी। बड़ी बड़ी पलकें, वो हसीन परी मशाइम थी, जिसके पूरे चेहरे पर एक चमक, एक रोशनी सी थी। दूधिया शफाफ रंगत में घुली सुर्खियाँ उसको किसी हूर से मुशाबियत देती थी। अंसारी ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की मशाइम सालार थी। उसके तीखे नकोश कातिलाना थे। पर बेटे ईशा के मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। वो आज ही घर अपनी किसी नई सहेली के साथ आई थी। तुम जाओ उसे उठाओ, देखो कितनी बुरी बात है, सब आ गए हैं, मेरी बेटी अभी तक सोई पड़ी है। सादिया अंसारी अपनी भांजी मशाइम को देखकर दिल में माशाल्लाह कहती, उसे ईशा के मुतालिक बताती। आखिर में नाराज़ होने लगी। उन्हें आज वो थोड़ी अपसेट लगी थी। जी खाला, मैं उठाती हूँ उसे। मशाइम अपने मोबाइल पर ऑफिस की कुछ फाइल्स ओपन करती उन्हें देखती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ईशू, उठ जाओ, और कितना सोना है यार, क्या हम सबके वापस जाने के बाद उठोगी?
मशाइम ईशा के रूम में जाती, तमाम लाइट्स ऑन करती, उसके बेड पर जम लगाती, ईशा को तंग करने लगी। मिशी क्या बदतमीजी है, इस तरह कौन उठाता है किसी को? ईशा अपने मुंह पर प्लो रखती हुई चिड़चिड़े अंदाज में बोली थी। ईशा डार्लिंग, शुक्र करो मैंने ये पानी आप पर नहीं फेंका, जल्दी उठो, खाला नाराज हो रही हैं। मशाइम उसके चढ़ने पर हंसती हुई ईशा के पेट में खुदखुदी करती भारी लहजा करके बोली थी, अच्छा ना उठ रही हूँ मिशी। ईशा सारे दिन में अभी हंसी थी, वरना आहत खानजादा की गोलियों से उसका मूड ही अजीब सा रहा था। ओके स्वीट हार्ट, मशाइम आंखें पिटपिटाकर बोलती। ईशा को बहुत क्यूट लगी थी। वो ईशा के रूम में ग्लास विंडो जो बैक साइड टेरेस पर खुलती थी उसे ओपन करती गैलरी में निकली थी। यहाँ से बंगले का मंजर बहुत खूबसूरत लगता था। स्विमिंग पूल, स्लाइड्स, ग्रीन प्लांट्स, कलरफुल फ्लावर, ये सब मशाइम का फेवरेट पार्ट का अंसारी हाउस का। वो अभी ठंडी हवा में बाहें फैलाए टेरेस पर खड़ी ही थी जब बड़ी सी वाइट प्राउड बंगले में इंटर हुई, जिसमें से बिलाल अंसारी, नीलम बेगम और ड्राइविंग सीट से वलीद उतरा था। वो गाड़ी से उतरते ही किसी से कॉल पर बात करता, टेरेस की जानिब देखता, अंदर जाते जाते रुक गया था। उसकी नज़र पर पड़ी थी ठंडी हवा में खड़ी व्यू एंजॉय कर रही थी हसीन वलीद उससे ऊपर से नीचे देखकर अपनी बेड पर हाथ फेरता फ़ोन बंद करके उसे निहारने में मसरूफ़ हो गया। मशाइम की दूधिया बेदाग शोल्डर्स वलीद की नज़रों का मरकज़ बने थे। मिशी पिंक पहन लो, ईशा की पुकार पर मशाइम टेरेस से रूम में चली गई थी, जबकि वलीद कमिंगी से मुस्कुराता हुआ अंदर लॉन्च की जाने बढ़ गया। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है, पहन लो। मशाइम ईशा के हाथ में ब्लैक एंड पिंक ड्रेस देख कर चहकती हुई बोली थी। ऑटोमेटिकली उसका ये ड्रेस केक से मैच हो गया था। ये एक फॉर्मल सा फुल स्लीव्स गाउन था जो गर्दन से लेकर पाँव तक फिटिंग में था। ये ड्रेस पिंक कलर की थी जिस पर ब्लैक फ्लावर्स बने हुए थे। ईशा ड्रेस चेंज करती, हल्का सा मेकअप करती, बालों को पीछे से ओपन छोड़कर फ्रंट से बियर्ड्स बनाती मशाइम के साथ ही रूम से निकली थी। वो दोनों शरारती लड़कियां चहकती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। सबकी नज़रें उन दोनों पर ही थी जिनमें बहनों जैसा प्यार था। वलीद अंसारी की नज़रें मशाइम पर जमी हुई थी। उसकी आज दूसरी बार मशाइम को देखा था। उसने इस हद तक तीखा हसन आज से पहले कहीं नहीं देखा था। वो मुख्तलिफ मुल्कों में रहा था, एक से बढ़कर एक उसकी गर्लफ्रेंड्स थीं, लेकिन जो हुस्न उसकी फुप्पो की बेटी मशाइम सालार का था वो उसके जिस्म में उस हसीन शहजादी की तलब पैदा कर गया था। लॉन्च में ही एक सिंगल सोफे पर महरमा अंसारी भी बैठी हुई थी जो बेहद सिंपल सी थी। वो एक अच्छी मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए भी अपने हदूद समझती थी। उसकी उम्र 25 साल थी। वो अपने मास्टर्स डिज़ाइनिंग में कंप्लीट करके चुकी थी और अब एक बहुत बड़ी बुटीक चला रही थी। उसकी डार्क ब्राउन आंखें किसी की शिद्दत से मुंतज़िर थी जो लॉन्च में आकर उन्हें दे रहा था। वो लाइट पर्पल कलर की डिसेंट सी फ्रॉक पर वाइट जॉर्जेट का दुपट्टा ओढ़े हुए थी। डार्क ब्राउन बाल स्ट्रेट किए हुए थे। उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर था, गाल गुलाबी हो रहे थे, होठों पर लाइट सा टेंट लगाया हुआ था। वो बहुत डिसेंट वे में तैयार हुई थी। उसने ईशा और रयान से मशाइम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन वो आज पहली बार उससे मिल रही थी। मशाइम उससे बेहद प्यारी डॉल की तरह लग रही थी जो उसकी लाडली ईशा के साथ नीचे आती, सबको सलाम करके अब उसकी जानिब बढ़ रही थी। मेहरू आपी, आप मुझसे मिले, मैं हूँ मशाइम सालार। वो महरमा को हक करती आंखें टिमटिमाती हुई उससे मुखातिब हुई थी। तुम्हें कौन नहीं जानता माय डियर। महरमा जो मशाइम शॉर्ट मुखातिब होने ही लगी थी, वलीद अंसारी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करवाने के लिए गहरी आवाज़ में बोला था, क्योंकि मशाइम ने उसकी जानिब अभी तक नहीं देखा था। आप कौन? ओह हाँ, याद आया, आप तो वलीद भाई हैं ना। मामा ने बताया था मुझे कि मेरे एक मामू भी हैं जिनके बेटे का नाम वलीद है। नाइस टू सी यू डियर ब्रदर। मशाइम पीछे मुड़कर अपनी बात काटने वाले वलीद को देखती तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर इस तरह बोली थी कि उसकी बात भी हो जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। उसे सख्त सहर लगते थे बीच में टांग अड़ाने वाले लोग। वलीद का हलक तक कड़वा हो गया था मशाइम के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर। तुम्हें किसी और से भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाना को ज़रूरत नहीं है मिशी, हम सब तुम्हें जानते हैं। ईशा तुम्हारा जिक्र किए बिना रह नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि ये क्यूट डॉल मिशी है। महरमा खुशी से मशाइम से मिलती हुई बोली थी, आ जाए ना, आप भी ईशा को सरप्राइज़ करते हैं। रयान भाई लॉन में उनके डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपको भी अपने साथ बाहर ले आऊँ डेकोरेशन दिखाने। मशाइम एक्साइटेड होकर बोली थी। रयान और उसने सारी प्लानिंग और अरेंजमेंट्स खुद की थी। रयान बाहर है। मेहरबान सारे की आंखों में रयान के नाम से एक चमक सी उतरी थी। उसका दिल धड़का था तो वो बाहर था और वो बेचारी उसके इंतज़ार में कमरे का दरवाज़ा ही तकने में मसरूफ़ रही थी। मेहरमा और मशाइम दोनों ही फ्रंट लॉन की तरफ चली गई थी। ईशा सबसे मिलने के बाद सादिया अंसारी के साथ किचन में गई थी। उसे शदीद प्यास लग रही थी। डिनर टेबल सेट करवा दी गई, लेकिन ईशा को अभी तक मशाइम की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह समझ नहीं आई थी। महविश बेटी, तो तुम्हारी
बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, बुरी नज़र ना लगे। आलिया अंसारी मशाइम को तारीफ़ करती हुई महविश बेगम के साथ लॉन में जाती हुई बोली थी। नीलम अंसारी भी उनके साथ ही थी। हाँ बस अल्लाह नसीब भी अच्छे करे, खूबसूरती का कोई ताल्लुक नहीं होता ना नसीब से। अब देखो महविश भी कुछ कम खूबसूरत है लेकिन बेचारी, चलो कोई नहीं, ये तो किसी को ब्लेम भी नहीं दे सकती, उसने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की थी ना। नीलम अंसारी की ज़ुबान ने ज़हर उगला था। वो अपने बेटे की नज़र मशाइम पर देखती अजीब से अंदाज में बोली थी। महविश बेगम सब्र के घूंट पीती हुई खामोशी से डिनर टेबल पर बैठ गई थी। रयान भाई, ऑल गुड, सब अच्छा लग रहा है, बस ईशा को लाती हूँ। बाहर पता नहीं क्यों आज सड़ी हुई है। मशाइम बर्थडे डेकोरेशन देखकर तारीफ करती ईशा को बाहर लाने के लिए अंदर चली गई थी, जबकि मेहरमा खामोशी से गुलाब बने खड़ी हुई रयान को ही देख रही थी, जो मशाइम के जाते ही उसके पास आ खड़ा होता। उसे एक नज़र देखकर कुछ मोबाइल पर टाइप करने लगा। ब्यूटीफुल मेहरमा अपने मोबाइल पर मैसेज जो सुनती, इनबॉक्स खोलकर देखती, सर तपाव लाल अनार बनी थी। उस तरह शर्माओगी तो जब मेरी हो जाओगी फिर क्या बनेगा तुम्हारा? महर, रयान हंसकर सरगोशी में कहता अपने पापा रुहेल अंसारी की तरफ बढ़ गया, जो बिलाल अंसारी के साथ किसी डिस्कशन में मसरूफ थे। महरमा अपनी तेज धड़कन पर काबू पाती खुद को नॉर्मल करने लगी। मशाइम जो अंदर तेजी से बढ़ रही थी, उसका शदीद किस्म का टकराव किसी से हुआ था, वो खुद को डिसबैलेंस होने से बचाती पिलर का सहारा ले चुकी थी। ओह सॉरी, वो मैं ईशा को लेने। इट्स ओके डियर कज़न, कहीं लगी तो नहीं? वलीद जो शदीद ख़राब मूड में बाहर जाने के लिए दाखिली दरवाजे तक पहुंचा था कि मशाइम उसे टकराई थी। वलीद उसे बाजुओं से पकड़ता गहरी नज़रों से देखकर केयरिंग अंदाज में इफ्तिसार करने लगा। मशाइम एम्बेरस सा मुस्कुराकर उसके हाथों को बाजुओं से हटाती कुछ भी कहे बगैर ईशा को लेने चली गई, जबकि वलीद का मूड एक लम्हे में ही खुशगवार हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू माई ईशू। मशाइम ईशा को अपने साथ बाहर लॉन में लाती उसकी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाती हुई बोली थी, वाओ मिशी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तुमने ये सब कैसे? ओ डोंट क्राई यार, बस एक छोटा सा गिफ्ट मेरी क्राइम पार्टनर के लिए। ईशा जो इतना अच्छा सरप्राइज देकर इमोशनल हो रही थी कि मशाइम ने उसे गले से लगाया था। उसका मूड अब पहले से अच्छा हो गया था। पहले जो उदासी थी वो अब खत्म हो गई थी। आओ ना केक कटिंग करते हैं। मशाइम उसे टेबल तक ले जाती, सामने खड़ा करके उसकी पिक्चर्स बनाती, उसके ऊपर उसकी और अपनी सेल्फी लेकर उसे केक खिलाने लगी। ईशा जो केक खाने लगी थी कि उसे टेरेस पे से किसी की निगाहों को तपिश खुद पे महसूस हुई। वो केक खाती हुई ऊपर की जानिब देखने लगी। उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई फिर से उसे घूर रहा है। ईशा, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? हमारी स्ट्रिक नहीं टूटनी चाहिए। मशाइम उसे आंखें दिखाकर बोली थी। उनकी स्ट्रिक टूटने लगी थी। मेरा मोबाइल? ईशा सोचने लगी कि उसका मोबाइल कहाँ है। उसे याद ही नहीं आ रहा था, शायद रूम में होगा, मोबाइल में लेकर आती। ईशा को याद ही नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद मोबाइल बैग में है। वो चार्ज पर लगाने के लिए जल्दी से अंदर जाती, सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में पहुंची थी। अगर मशाइम के साथ उसकी स्ट्रिक टूट जाती तो कोई वही नहीं थी कि वो उसका सर फाड़ देती। सब लोग अपनी चेयर्स पर बैठ चुके थे, खाना सर्व हो रहा था। ये ईशा फिर कहाँ चली गई है? सादिया अंसारी अपनी बेटी की गैर मौजूदगी नोट करती मशाइम से बोली थी, खाला आप डिनर स्टार्ट करें ना, वो वॉशरूम गई है। मशाइम पास्ता खाती हुई स्नैप्स देखती हुई बोली थी। वलीद को निगाहें मशाइम के सफ़ेद हाथों से उसको गर्दन और गर्दन से होंठों की हरकत पर मरकूज थी। वो खाना खाते बातें करते हुए वक्फे वक्फे से उसे देख रहा था। ईशा जो अपने कमरे में दाखिल हुई थी कि रूम में अंधेरा देखती स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ी। उसका कमरा किसी अनजानी खुशबू से महक रहा था। उसे लगा कि शायद उसके अलावा भी रूम में कोई और है। वो डर के मारे तेजी से बोर्ड पर पहुंची ही थी कि किसी ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रखकर उसे ड्रेसिंग टेबल से लगाया था। ईशा चिल्ला भी ना सकी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में शदीद अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे की ग्लास विंडो खुली हुई थी जहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी देखने से कासिर थी, क्योंकि जो उस पर झुककर उसका मुंह अपनी गिरफ्त में लिए हुए था वो उससे जान और जिसामत दोनों में ही काफ़ी बड़ा था। ईशा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकी थी। उसका दिल फटने वाला था। जैसे बेहया लड़की चीखने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा, वो जो कोई भी था वो भारी लहजे में बोल रहा था। वो अपना हाथ ईशा की होठों से हटाता उसका जबड़ा सख्ती से पकड़ गया। तथा तुम कौन हो? छोड़, मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ जाने मन। वो उसे ड्रेसिंग टेबल से हटाकर दीवार पर लगाता काटदार लहजे में बोला था, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, पापा, भाई, हेल्प। ईशा उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती घुटी घुटी आवाज़ में चिल्लाने की कोशिश करने लगी, जितना डरोगी इतना डराऊंगा मैं तुमसे, बस एक बात करने आया हूँ यहाँ।
बगैर कोई ड्रामा किए मेरी बात कान खोलकर मेरी बात सुन लो मिस ड्रामा क्वीन। वो जो कोई भी था ईशा की रूह लड़जा गया था। वो ईशा की गर्दन अपने हाथ में पकड़कर पहले से भी ज्यादा भारी और तैश से भरी आवाज में हुक्मिया लहजे में बोला। ईशा की तो जान ही निकल गई थी। एक तो रूम में अंधेरा था, ऊपर से फिर वो जिन ज्यादा इंसान उसके रोंगटे खड़े कर गया था। मैं अपनी कोई भी बात दोहराने के आदी नहीं हूँ डार्लिंग, आज प्यार से समझा रहा हूँ। समझ जाओगी तो तुम्हारे ही हक में बेहतर होगा, नहीं समझोगी तो उठाकर ले जाऊंगा। वो उसके माथे से पसीने के नन्हे कतरे अपने दूसरे हाथ में चुनता ईशा के कान के करीब झुककर गंभीर सरगोशी में बोला था। ईशा के खौफ से आंसू निकले थे। वो मुश्किल से अपना सर हिलाती आंखें मीचे उसकी बात सुनने लगी। बेहुदा लिबास लड़की को उन मर्दों पर अया करता है जिनका उस पर कोई हक नहीं होता, और जो हकदार होता है उसके हक पर कोई और डाका डाले, ये तो गलत बात है ना स्वीटहार्ट। तुम्हारा जिस्म देखने का हक सिर्फ तुम्हारे महरम को है। उस जिस्म की लचक और अंगड़ाई तुम्हारे हकदार का खून गरमाए तो वही बेहतर है। आज मैं एक गैर महरम होकर तुम्हें ये पते की बात बता रहा हूँ। प्यार से ना समझी तो महरम बनकर तुम्हारे जिस्म का हकदार बन जाऊंगा, और फिर इस अंदाज में इस बात की गहराई समझाऊंगा कि तुम बेड पर बैठने से भी तकलीफ महसूस करोगी। उतरना तो फिर नामुमकिन बात होगी। वो अपने स्याह रंग के ग्लव्स में कैद हाथ की गिरफ्त ईशा की गर्दन पर सख्त करता गुर्राया था। उसने मुंह पर फुल मास्क पहना हुआ था। एंड लास्टली हैप्पी बर्थडे। वो भारी मगर नम लहजे में उसे विश करके अभी मजीद कुछ कहता जब उसका फोन रिंग होना शुरू हुआ। वो नकाबपोश अपना मोबाइल शायद साइलेंट करना भूल गया था। ईशा का जिस्म खौफ से लरसता ढीला पड़ने लगा। वो उसके जिस्म को ढीला पड़ता देखते उससे पीछे हटा था। जहां से आया था वहां जाने के लिए मुड़ा ही था कि ईशा खौफ से अपने हवास खोती जमीन बोस हो गई थी। वो इतना डर गई थी कि बेहोशी हो गई थी। वो नकाबपोश वापस मुड़ता हुआ उसे जमीन से उठाने के लिए बढ़ता जब उसे ईशा के रूम के दरवाजे से एक गुस्से से भरी निस्वानी आवाज आने लगी। वो तेजी से रूम की टेरेस पर निकलता, जैसे आया था वैसे ही चला गया। वो कांप कर रोती हुई बड़ी की सियाह चादर में छुपी हुई थी। मौलवी साहब आ गए थे। कुछ देर में निकाह शुरू होना था। बहराम खान ज़ादा का खून तैश से उबल रहा था। उसका जी चाह रहा था कि इंशाल की जान निकाल दे, जो सुर्ख लहंगा देखकर हिचकियां बढ़ रही थी। शहरयार खानजादा और हाशिम खान दोनों ही तने हुए नकूश लिए बैठे थे। मौलवी साहब जब आगे आ गए थे तो बहराम को क्या मौत पड़ी थी जो इंशाल के लिए सुर्ख लहंगा भी ले आया था। वो खास नाजमीन खानम को उसे किसी खूबसूरत दुल्हन की तरह तैयार करने को कहता लाल अंगारा बना बैठा था। वो अगर तैयार होकर नीचे आ गई तो बहराम ने सोच लिया था कि वो उसका गला दबा देगा। बहराम की सियाह आंखें सुर्ख हो रही थी, यहाँ तक के कान और मुंह भी लाल हो गए थे। सफ़ेद हाथों की मोटी नीली रगें उभरी हुई थी। शानज़ेब जो इंशाल को नाराज़गी से देखकर आहत खानज़ादा को अपने मोरे गजाला खानम के नंबर से कॉल कर रही थी, क्योंकि मिनान का नंबर ऑफ आ रहा था। उसकी नज़र बहराम पर पड़ी और उसे इतना खौफ आया जिसकी कोई हद नहीं। उसके माथे पर एक नीली रग उभरी हुई थी जो पूरी तरह फड़क रही थी। स्याह रंग आंखों में खून उतरा हुआ था। वो बुरी तरह कांप कर इंशाल खानजादी को तारहम से देखने लगी। उसे इस दुनिया में अगर किसी से नफरत थी तो वो बहराम खानजादा था, क्योंकि उसे दुनिया में किसी से इतना डर नहीं लगता था जितना बहराम खानजादा की मौजूदगी से वो डरती थी। वो जानती थी बहराम निकाह में देरी क्यों कर रहा है, क्यों वो ये सुर्ख लहंगा लाया है, क्योंकि वो उसके अजीज लाला मिनान खानजादा का इंतज़ार कर रहा था। वो उसे उस तरह क्यों तड़पाना चाहता था, क्यों उसे दिखाकर इंशाल को एक बार फिर से रिजेक्ट करने वाला था। बहराम खानजादा किस हद तक सुफाक था ये बात शानज़ेब तो अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि उसने कभी अपने मोहरे मरियम खानम को नहीं पुकारा था, उनका ख्याल नहीं किया था। वो खुलेआम बदमाश बना फिरता था तो फिर इंशाल तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान क्या था उसके आगे। उसकी गाड़ी ट्रॉलर के टकराते टकराते बची थी। उसने बर वक्त स्टीयरिंग संभाल कर ब्रेक लगाई थी, वरना उसकी गाड़ी सीधा ट्रॉलर में घुस जाती। सिया लैंड क्रूजर जोर जोर से दरख्त पर जा लगी थी। गाड़ी का शीशा टूट गया था। उसके गाल और गर्दन में पेवस्त हुआ था। वो दर्द से कहा भी नहीं पाया था। जो तकलीफ जिस दिमागी अज़्ज़त से वो गुजर रहा था, उसके जिस्म को तो तकलीफ महसूस ही नहीं हो रही थी। दिमागी तकलीफ जिस्मानी तकलीफ से कहीं गुना बढ़कर होती है, और वो जिस तरह की जज्बाती और ज़हनी अज़्ज़त से पिछले 5 सालों से गुजर रहा था, उसके लिए लहू आलूद होना कोई बड़ी बात ना थी। आज अगर मौत भी आ जाए तो मियान खानजादा इसको दगा दी जाएगा। आपने अच्छा नहीं किया इंशाल, कसम खाता हूँ उस हलाल रिश्ते की मुझ पर मेरी सांसें भी हराम कर दी गई तो आज मियान खानजादा आपको मोहलत नहीं देगा। मेरा सब्र आज टूट चुका है। दुनिया की कोई ताकत आज मुझे आपको अपनाने से नहीं रोक सकती। दुआ करता हूँ कि आपको आज रब मेरे कहर से बचा ले, वरना मैं आपको उधेड़ कर रख दूंगा। मियान खानजादा बेरहमी से खींचकर कांच अपनी गाल और गर्दन से निकालता हुआ एक जुस्म में गाड़ी स्टार्ट करता इस्लामाबाद में दाखिल हो गया था। वो तेज बारिश में तूफान बना खानजादा हवेली की तरफ रवाना था। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरे दिल में इंशाल के लिए
नर्म गोशा पैदा कर दे, वरना आज मैं एक आशिक नहीं, एक जानवर शौहर बनकर उसको लहू से भिगा दूंगा। वो मेरी मोहब्बत की आखिरी हद मेरा इश्क है, उसके लिए मुझ पे रहम बना दे। उसे दर्द देकर सुकून से सांस भी नहीं ले सकूंगा। वो मेरे बिस्तर पर बिखरे, मुझे इतना जालिम ना बनाना उसके लिए। मैं आशिक हूँ, मुझे अनापरस्त महरम न बनाना। उसे नोच कर, उसे दर्द देकर सुकून से सांस भी नहीं ले सकूंगा। उसे नोच कर सारी ज़िंदगी खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगा मैं। वो दर्द से मचलेगी तकलीफ़ उसके दिल को होगी, वो रोती हुई भूरी आँखें मीचेगी तो रूहें मेरी फ़ना होगी। वो तड़पेगी तो सांसें मेरी थमेगी। मेरे दिल में जो नाराज़गी तूने उसके लिए डाली है, उसे ख़त्म कर दे वो मेरी इंशाअल्लाह। उसे तो मैं अपना खून भी माफ़ कर सकता हूँ। मिनहान खानज़ादा हवेली से कुछ ही मिनटों के फासले पे पहुँचता, अपने तैश से खुद खौफ खाता, अपने दिल, अपनी रूह, अपने खून में आग के लावे दौड़ते महसूस करता। अल्लाह से इंशाल के लिए रहम मांगने लगा, क्योंकि जो दिमागी हालत आज उसकी हो गई थी, या तो उसके दिमाग की रगों ने फट जाना था या फिर उसने इंशाल को चीर देना था। तो रेयान, फिर क्या सोचा है मेरी ऑफर के बारे में? तुमने कब से ज्वाइन करोगे मेरी ऑफिस? वलीद खाना खाते हुए रेयान से मुखातिब हुआ, जो मशाइम को किसी बात का जवाब दे रहा था। रेयान ने उसकी जानिब देखा और फिर मुस्कुरा, मैंने अगर तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन करना होता तो अपने 5 साल में खानज़ादा एम्पायर में इन्वेस्ट नहीं करता। रेयान का लहजा हतमा था। वो अपने मामू का एहतराम करता था, लेकिन उसकी वलीद से कम ही लगती थी। वो उससे उम्र में 3 साल छोटा था। वलीद अंसारी की उम्र 30 साल थी। उसका स्किन टेक्सचर गुंदमी था। ओह आई सी, क्या तुम जानती नहीं कि उनके क्या हालात हैं हमारे साथ? मुझे लगा तुम शायद अब अंसारी इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लोगे। बाय द वे शहरयार, तुम्हें पे कितने कर रहा है जो तुम एक के बाद एक साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो? वलीद तंज़िए अंदाज में बोला था। उसके लहजे पे छुपा तंज़ रेयान समझ गया था। सर, मुझे मेरी सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही पे कर रहे हैं। उन्हें पता है एम्प्लॉयज़ को किस तरह वैल्यूएबल बनाया जाता है। रेयान सादे से अंदाज में बोलकर वलीद को आग लगा गया था। मशाइम उन दोनों की बातें सुनकर उन फाइल्स के बारे में सोचने लगी जो अहमद ने उसे कुछ देर पहले मेल की थी। तुम्हें अपने मामू की कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि उनके हरीफ की, वलीद कारदार लहजे में बोला था। बिलाल अंसारी बहुत कम ऑफिस जाया करते थे। अंसारी इंडस्ट्रीज का सीईओ वलीद अंसारी था, जो शहरयार खानज़ादा का दुश्मन था। उसकी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स उनके हाथों से निकल गए थे। मैं एक मैं एक एम्प्लॉय के तौर पर वहाँ काम करता हूँ। मैंने अपने करियर का आगाज़ ही खानज़ादा एम्पायर से किया है। जब तुम पाकिस्तान में नहीं थे और मामू का ऑफिस ज्वाइन नहीं किया था, मैं तब से सर शहरयार के साथ काम कर रहा हूँ। तुम्हारा अपना स्टेटस है, मेरा अपना, और हम आज एक फैमिली डिनर कर रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं जहाँ तुम किसी के एम्प्लॉय को फोर्सफुली ज्वाइनिंग देने का कहो। रेयान बहुत तहम्मुल के साथ बोला था। वो अपने ख़ानदान के स्टेटस को अपने करियर पर फोकियत नहीं देता था, पर वलीद के साथ काम करना हर दिन खुद को जलील करवाने के बराबर था। रुहेल अंसारी के साथ बैठे बिलाल अंसारी दोनों ही लड़कों की उस गुफ्तगू में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो दोनों खाना ख़त्म कर चुके थे और लॉन्च में जाकर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए थे। बाकी सब भी खाना ख़त्म कर चुके थे, बस एक मशाइम भी जो ईशा का इंतज़ार कर रही थी। महरमा भी खाना खाकर सब बड़ी ख़वातीन के साथ लॉन्च में चली गई थी। अब टेबल पर सिर्फ मशाइम, रेयान और वलीद बैठे थे। वो दोनों भी खाना खा चुके थे, लेकिन वलीद ने यहाँ मशाइम के बैठे रहने की वजह से बात को तवील कर दिया था। लगता है खानज़ादा तुम्हें मोटी अमाउंट दे रहा है, इसलिए तुम मेरे कज़न होकर मेरा और उसका स्टेटस जानकर भी उसके साथ वफादार हो। मैं उससे डबल। रेयान भाई, ईशा कब आएगी? मुझे भूख लग रही है, अब सख्त वाली। मशाइम, जो वलीद की बातों से बोर हो रही थी, उसकी बातें काटती रेयान से बोली थी, मिशी उसके रूम में चली जाओ, वहीं डिनर कर लेना। वलीद क्यों बार बार ऑफिस का जिक्र कर रहा था, जबकि वो जानता था रेयान कभी भी उनको ज्वाइन नहीं करेगा। वो सब समझ गया था। वलीद क्यों शहरयार का जिक्र छेड़ रहा है। मशाइम गुस्से से चेयर से उठती ईशा के रूम में जाने लगी। जब वलीद की नखियों से उसे देख रहा था, रेयान बच्चा नहीं था, वो सब कुछ नोट कर रहा था। उसे वलीद की उनकी हरनी हरकतों से सख्त नफरत थी। महमीद पप्पू की बेटी है तो बहुत प्यारी है, वलीद चमकती आंखों से आहिस्तगी से बोला था। रेयान जो चेयर से उठने लगा था, वो वलीद की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ा था। बड़े भाइयों को छोटी बहनें प्यारी ही लगती हैं, वलीद, में मुत्तफिक हूँ तुम्हारी बात से। रेयान उसे देखकर काटदार लहजे में बोलता अंदर चला गया, जबकि वलीद अपनी आंखें घुमाकर कुछ सोचता हुआ शैतानियत से हंसा था। मशाइम, जो ईशा को गुस्से से पुकारती उसके रूम तक पहुंची थी कि उसके रूम में मुकम्मल अंधेरा देख के ठटकती हुई लाइट ऑन करती, थोड़ा आगे बढ़ती, घबराकर भागती हुई जमीन पर गिरी ईशा को उठाने लगी। ईशू, उठो, क्या हो गया है? उठो ना। ईशा, मैं पानी लाती हूँ। मशाइम उसे बेहद बेसुध देखती साइड टेबल से जग उठाकर गिलास में पानी डालती वापस से ईशा के पास आई थी और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके ऊपर पानी का छिड़काव करने लगी।
थोड़ी सी ही मुशक्कत के बाद ईशा होश में आ गई थी। उस जैसे ही होश में आया वो खौफ से कांपती मशाइम के गले लग गई। मशाइम खुद परेशान हो गई थी, लेकिन उसने किसी को कमरे में बुलाने से बेहतर खुद ही ईशा को उठाने की कोशिश की और वो होश में आ गई। क्या हुआ था, तुम बेहोश थी? ईशा इतना कांप क्यों रही हो? मशाइम उसकी कमर सहलाती हुई इफ्तिसार करने लगी। मिशी, कोई 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 मेरे कमरे में आया था, उसने मुझे कहा रिलैक्स मेरी जान, तुम पहले पानी पियो। मशाइम उसको मोटे मोटे आंसुओं के साथ हिचकियां के साथ बोलते देखती उसे रिलैक्स करके पानी पिलाने लगी। ईशा का जिस्म बुखार से तप चुका था। वो मेरे रूम में आया था मिशी, उसने मुझे उसने मेरी गर्दन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा इतनी बड़ी बुरी तरह डर चुकी थी कि वो बताने की कोशिश करते हुए भी पसीने से नहा गई थी। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कौन है। मशाइम उसकी हालत देखकर परेशान हुई थी, लेकिन वो इसको रिलैक्स करने के लिए रूम की टेरेस, वॉशरूम, बेड के नीचे, ड्रेसिंग रूम, हर एक कोना देखती डरी हुई ईशा को जमीन से उठाती उसके साथ सोफे पे बैठी। ईशू, कोई भी नहीं है, तुम डर गई होगी, रूम में अंधेरा करके क्यों सोती हो? देखो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त फिर जिन भूतों के ख्यालात रहते हैं, और आज तो तुमने मुझे भी डरा दिया था। खाना भी नहीं खाया? मैं एक काम करती हूँ, खाना लाती हूँ, फिर हमने जाना है घर, बाबा भी अकेले हैं। मशाइम उसको मुतमईन करती सोफे से उठी थी। ईशा जानती थी कि उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, सबने उसका मजाक ही उड़ाना है, क्योंकि वो हर हर हॉरर मूवीज देखने की शौकीन थी और फिर डरती ही रहती थी। मिशी, तुम मेरे पास रुक जाओ ना प्लीज, आज नहीं जाओ। ईशा ग्लास विंडो की तरफ देखती खौफजदा लहजे में बोली थी, अच्छा ठीक है, अब मैं खाना लेकर आऊँ, भूख से मर रही हूँ। तुम्हें भी आयरन की कमी हो रही है, इसलिए बेहोश पड़ी थी। पागल लड़की, डरा दिया था तुमने तो मुझे। अगर होश में ना आती तो खाला ने बेहोशी में ही तुम्हें पीटना शुरू कर देना था। मशाइम उसे आंख बंद करती शरारती अंदाज में बोली थी। वो डरने वाली मुझसे नहीं थी, हर सिचुएशन पहले खुद संभालने की कोशिश करती थी, और जब उसे लगता था कि मसला उसकी समझ से बाहर है तो फिर वो अपनी मदद के लिए पुकारती थी। शान से मैं ये निकाह नहीं कर सकती, तुम प्लीज शहरयार लाला से कहो कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती। इंशाल, जो इंतहाई बेबाक सूट लहंगे में मलबूस मुकम्मल दुल्हन बनी हुई थी, अब उसकी जान निकल रही थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो ये लहंगा ना पहने, दुल्हन की तरह ना सजे, लेकिन नाज़िम खानम ने उसकी एक बात नहीं सुनी थी और ज़बरदस्ती उसे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। इंशाल उनके हलक का सबसे बड़ा कांटा थी, जिसके पीछे उनका बेटा दीवाना बना फिरता था। वो उसे जल्द अज जल्द यहाँ से भेज देना चाहती थी। उनका भतीजा बहराम खानज़ादा क्या चीज़ था, ये बात वो जानते थे, और उसे मरियम खानम के खिलाफ हर वक्त भरने वाली भी वही थी। शानजे जो इंशाल को लेने उसके रूम में आई थी, वो उसे फूट फूट कर रोकर नीचे ना जाने और निकाह से इनकार कर देने की जिद करते देखती अब हकीकतन परेशान हुई थी। आपने क्यों हामी भरी बहराम लाला से निकाह की? वो कितने बुरे हैं, कितने बदतमीज इंसान हैं। आपने पहले इनकार क्यों नहीं किया? अब मैं आपकी क्या मदद करूं? क्या आप जानती नहीं हैं कि वो एक क़यामत खड़ी कर देंगे? लेकिन मुझे उस वक्त उनसे ज़्यादा खौफ मिनहाल लाला का है। आप उनके साथ कैसे कर सकती हैं ये, जबकि आप जानती भी हैं वो आपको कितना पसंद करते हैं। शानज़े दुखी लहजे में बोली थी। उसका भाई पता नहीं कहाँ रह गया था, उसके अलावा कोई नहीं था जो शानज़े का साथ देकर इंशाल को सपोर्ट करता। शानज़े, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ मैं। मिनहाल से कैसे माफ़ी मांगूंगी, वो तो मुझे इस सब के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं उसको इंशाल बाजी, आपको नीचे शहरयार लाला बुला रहे हैं, आ जाए, निकाह में देर हो रही है। मुलाजमा इंशाल के कमरे में आती उसे शहरयार खानज़ादा का पैगाम देती वहीं खड़ी हो गई थी। चले आप ही, अब वक्त नहीं पछताने का, अल्लाह आप पर रहम करे। शानज़े दुखी दिल से कहती इंशाल को सुर घूंघट उड़ाकर उसे नीचे लाउंज में ले जाने लगी। वो शिद्दत से दुआ कर रही थी कि कहीं से मिनहान आ जाए और ये निकाह रुक जाए। उसका लाला अहाद खानज़ादा पता नहीं कहाँ रह गया था। बहराम खानज़ादा सुर्ख लहंगे में मलबूस पूरी तरह घूंघट में छुपी हुई इंशाल खानज़ादी को देखकर नफरत से घूर रहा था। वो मौलवी साहब के साथ सोफे पर बैठा पेचताव खा रहा था। तो ये लड़की गूंगी हो चुकी है, इसको तो मैं आज मार ही दूंगा। बहराम खानज़ादा लहू रंग आंखों के साथ बैठा अपना बालों में हाथ फेरकर गुस्से से सोच रहा था। उसका दिमाग घूमने लगा था, नशा आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रहा था। वो मौलवी साहब को लाने में पूरे घंटे की देरी के बाद करता हराम मशरूब पीकर खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं गिर जाए, हवेली ना पहुंच पाए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि उसके हवास मुअत्तल ही नहीं हो रहे थे। मौलवी साहब, जो नाम मैंने निकाह नामे पर लिखवाया है, आज से 5 साल पहले आपने ही उनका निकाह करवाया था। आज एक बार फिर सबके सामने दोबारा से निकाह पढ़वा दें, उसके बदले में आपको करोड़ों रुपए दूंगा। वो हवेली पहुंचने से पहले मौलवी साहब को सारी बातें समझा चुका था। इंशाल सोफे पर आकर बैठ गई थी। बहराम खानज़ादा आज बगैर किसी खौफ के अपनी जेब से सिगरेट निकालता, लाइटर से जलाकर अपने लबों में दबाता, मौलवी साहब से मुखातिब हुआ। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, मैं बोर हो रहा हूँ। वो सिगरेट का गहरा कश लेता शहरयार खानज़ादा और अपने बाबा सरदार हाशिम खान को तंजिया मुस्कुराकर देखता, अपना सर सोफे की पोश से लगाता, आंखें बंद करके सिगरेट पीने लगा। शहरयार खानज़ादा का खून खौल गया था, वो भी सिगरेट पीता था।
मगर कभी भी अपने ख़ानदान की औरतों के सामने नहीं पीती। मिनहान भी सिगरेट पीता है, ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी सिवाय बहराम और आहत खानज़ादा के। शानज़ें बहराम से घिन खाती थी, नफ़रत से उसे देख रही थी। बहराम से सिर्फ नफ़रत ही की जा सकती थी, वो हमदर्दी के तो काबिल था ही नहीं। शानज़ें उसे नफ़रत से देख रही थी। उसको इंशाल खान आज दुनिया की वो बदनसीब तरीन लड़की लगी थी जिसने मिनहान को ठुकरा कर बहराम को चुना था। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। शहरयार खानज़ादा ने दांत किचकिचाकर बहराम को देखा था। वो उस वक्त सिर्फ निकाह हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। मौलवी साहब खौफज़दा होकर बहराम को देखते निकाह पढ़ाने लगे थे। इंशाल खान वल शहसवार खान, क्या आपको हक महर 2 करोड़ रुपए में मिनहान खानज़ादा वल सुल्तान खान के साथ निकाह कबूल है? मौलवी साहब के लफ्ज़ थे या फिर भाले जो सबको हैरत ज़दा कर गए थे। सब उन्हें हैरान तासुरात से देख रहे थे, जबकि एक बहराम खानज़ादा जो अपनी आंखें मूंदे सिगरेट के गहरे कशी ले रहा था। उस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा चिल अंदाज में बैठा हुआ था तो वो बहराम ही था। इंशाल खानज़ादी 5 साल पहले सुने जाने वाले लफ्ज़ों को फिर से एक बार सुनती इतनी बुरी तरह काँपी थी कि वो सोफे से नीचे गिरने वाली थी। अगर शानज़ें उसे शानों से ना पकड़ती तो उसने ज़मीन बोस हो जाना था। वो भी सबकी ही तरह हैरत से मौलवी साहब को देख रही थी। नाज़रीन खानम के तो दिल की धड़कन साकित हो गई थी। मौलवी साहब लड़के का नाम मिनहान नहीं लाला। मौलवी साहब को कन्फ्यूजन हो गई है, शायद कोई बात नहीं, इट्स ओके। चले मौलवी साहब दोबारा से अपने लफ्ज़ दोहराए। आप भी इंसान है, खैर से गलती तो हम इंसान फरिश्तों की भी माफ़ ना करें, लेकिन आपको माफ़ कर देते हैं। बहराम खानज़ादा बंद आंखों से बेहद भारी लहजे में बोला था। वो शहरयार खानज़ादा की बात बीच में ही काट गया था। उसे अब मज़ा आना शुरू हुआ था। उसने भी आज कसम खा ली कि इंशाल घूंगी का मुँह खुलवा कर रहेगा। खानज़ादा हवेली के कारपोर्च में तेज़ी से किसी गाड़ी के दाखिल होने की आवाज़ आई थी जो बहराम खानज़ादा की मुस्कुराहट को बेहद गहरा कर गई थी। कमीनी सी दिलफरेब मुस्कान। इंशाल खान वल शहसवार खान, क्या आपको हक महर 2 करोड़ बंद करें ये सब तमाशा। मिनान खानज़ादा की शेर जैसी धार सुनकर तमाम औरतों ने अपने सीने पे हाथ रखा था, जबकि इंशाल तो ऐसी थी जैसे बदन में लहू नहीं। उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि जैसे फट चुका था। नाज़रीन खानम का उनके सीने पर मौजूद हाथ बुरी तरह कांपा था। उनका बेटा लहू आलूद किसी वहशी की तरह हवेली के दाखिली दरवाजे पर दाखिल होता, जोरदार लात अपने रास्ते में आने वाली कांच के टेबल पर मारकर चिकनाचूर करता। तूफान बना सोफे की जानिब बढ़ रहा था। उसके दाएं गाल से खून रस रहा था। साइड से गर्दन में जख्मी थी जो उसकी सफ़ेद शर्ट का गिरेबान दागदार कर चुकी थी। स्याह सिल्की बाल माथे पर नम होकर बिखरे हुए थे। सुरमई आंखों में लहू फूट आया था। चेहरे के नखोश सख्ती से तने हुए थे। पूरे जिस्म की रगें जाहिर हो रही थी। यूं लग रहा था कि वो जैसे मौत से लड़कर अपना इश्क छीनने आया हो।